आज हम बात करेंगे कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास यानी भूगोल की जो पाठ्यपुस्तक है, ज्योग्राफी की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें जो पहला लेसन है लेसन 1 यानी सौरमंडल में पृथ्वी। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कक्षा 6 के अंदर जो ज्योग्राफी का पार्ट रहता है यानी भूगोल का जो पार्ट रहता है उसके अंदर जो विषय वस्तु है या विषय सूची है उसके बारे में पहले से वीडियो बना चुके हैं। टोटल उसमें 8 लेसन है। जो पहला लेसन है हमारा वो है सौरमंडल में पृथ्वी। बिल्कुल आसान से इसको हम समझेंगे। ये जो क्लास रहेगी ये सभी एनसीईआरटी के बच्चों के लिए, कक्षा 6 के बच्चों के लिए और जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए। तो इसमें मुख्य बात है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन निकल के आएंगे वहाँ भी हम डिस्कस करेंगे कहाँ क्वेश्चन अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो जो पूरा जो पार्ट रहेगा वो सौरमंडल पर आधारित रहेगा। सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं उनके बारे में तमाम चीज़ से डिस्कस करेंगे। अब देखिए सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि जब सूर्यास्त हो जाता है और रात्रि का समय होता है तो आकाश कितना सुंदर दिखाई देता है। आकाश में जगमगाती टिमटिमाते जो तारे हैं वो हमें बहुत ही आकर्षित करते हैं और जो उनकी चमक है वो हमें अपनी ओर खींचती है। और जब बिल्कुल साफ मौसम होता है तो हमें बहुत ही सुंदर लगता है आकाश। और आकाश में हम जैसे तारे हैं वो काउंटिंग करते हैं उनके कितने हैं, कहाँ कितने हैं, कितने प्रकार के गुच्छे बने हुए हैं। कई बार तो हमें कुछ पैटर्न सा बना हुआ दिखाई भी देता है। तो ये सारी चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो जब आकाश रात को जो चमकता है तो इन चमकते हुए आकाश में क्या क्या चीज़ें होती हैं और दिन के समय क्या चीज़ें होती है तो वो सारी बातें हम डिस्कस इसमें करने वाले हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यानी हम रात के समय चंद्रमा को तो बहुत बार देखते हैं, लेकिन कई बार हम इसको दिन में भी चंद्रमा को देख लेते हैं। जब सूर्य का प्रकाश कम होता है या सूर्यास्त होने वाला होता है तब हम चंद्रमा को देख सकते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का होता है, ये भी हमें पता है, क्योंकि अलग समय में अलग आकार इसका दिखाई देता है। क्योंकि चंद्रमा पूर्ण रूप से महीने में एक ही बार दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र ग्रहण को लगभग महीने में एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात यानी पूर्णिमा को ही दिखाई देता है। यानी चंद्रमा पूरा जो अपना आकार है वो पूर्णिमा के दिन ही दिखाई देता है। ठीक है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, क्योंकि उस दिन अमावस्या होती है तो हम अमावस्या को चंद्रमा को नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छे तरीके, अवलोकन का मतलब आकाश को देखना, उसका अध्ययन करना, उसके बारे में सोचना, चिंतन करना, क्या क्या आकाश में है, क्या कुछ दिखाई देता है, किस प्रकार से दिखाई देता है, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। आगे हम बात करें सूर्य, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में दिखाई देती है उनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। अब यहाँ से बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन निकल के आता है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं या कौन से होते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं या वे सभी चीज़ें जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है उनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न निकल के आए यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं इसी बात पे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा मतलब खुद की गर्मी होती है, तो प्रकाश भी होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं यानी छोड़ते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। यानी हमें रात में जगमगाते तारे भी दिखाई देते हैं जो चमकते भी हैं। और कहते हैं ये जो चमकते हुए तारे हैं इनमें जो गैसों के मिश्रण से बने होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इसमें अपनी उष्मा और प्रकाश होता है और बड़ी मात्रा में गर्मी वो पैदा करते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। ठीक है, तो आकाश को रात के समय बहुत से तारे हम देखते हैं और सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा है, जो सबसे बड़ा भी है और सबसे गर्म भी है। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको रोचक चीज़ें वो दिखाई देगी, कुछ करके सीखने की एक्टिविटी है, कुछ एक इसमें आप प्रैक्टिस करके भी देख सकते हो। आगे बात करते हैं। अब
रात को आपको आकाश में बहुत से तारे दिखाई देते हैं, अनगिनत तारे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो सूर्य के समान ही है, लेकिन उसमें बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते। यानी कहने का मतलब है, जो आकाश में रात के समय में तारे दिखाई देते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर होने के कारण एक तो उनका आकार छोटा दिखाई देता है, और दूसरा उनकी जो गर्मी है उनको हम महसूस नहीं कर सकते, और उनका प्रकाश है वो ज़्यादा हमें दिखाई नहीं देता या उसको महसूस नहीं करते, और इसी दूरी के कारण वो हमें क्या होते हैं, अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आगे हम जो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इसमें नहीं पढ़ रहा, आप में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ये देखिए। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। कोई वस्तु हम पास से देखते हैं तो बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे उनसे हमारी दूरी बढ़ती है तो वो क्या होती है, छोटी दिखाई देने लग जाती है। तो इसीलिए रात के समय या दिन के समय जो आसमान में हवाई जहाज उड़ते हैं वो अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने के कारण ही हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। यानी वो बस के आकार से काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन जब आकाश में उड़ते तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल छोटे से हमें हमारे हाथ में आसानी से आ जाएगा, लेकिन वो अत्यधिक दूरी पर होने के कारण हमें छोटे दिखाई देते हैं। आगे देखिए, रात्रि में जब आसमान में देखते हैं तो तारों के विभिन्न समूह हमें दिखाई देते हैं, और ये अनेक आकृतियों, विविध का मतलब अनेक प्रकार की आकृतियों को हम देख सकते हैं आकाश में बनी हुई जैसे आकृतियां हैं, और ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। और ये जो विभिन्न आकृतियां बनी होती है विविध प्रकार की, इनको क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। एसोमेजर, बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या होता है, बिल्कुल आसानी से पहचाना जा सकता है। तो आप चित्र में देख सकते हो, ये वाला ये सप्तऋषि का चित्र दिखाया गया है, और यहाँ से इनके एंगल से, ये दोनों जो तारे हैं इनके एंगल से इनके बिल्कुल सीध में उत्तर दिशा की ओर देखेंगे तो हमें ध्रुव तारा दिखाई वो दे देगा। इसके बारे में भी बात की गई है, और ये हमेशा ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा में होता है। पुराने समय में, अभी तो बहुत सारी सिस्टम आ गया है, लेकिन पुराने समय में जो दिशा का पता लगाने के लिए लोग हैं वो इसी दिशा का यूज करते हैं, जो ध्रुव तारा वाली साइड है। ये पश्चिम दिशा हो गई, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूर्व दिशा हो गई, और ये बिल्कुल मुंह के ऊपर की साइड में उत्तर दिशा है। जो सप्तऋषि के जो तारे हैं ये इनके बिल्कुल सीध में हमें जो ऊपर दिखाई देता है वो क्या है, ध्रुव तारा है। तो ये सप्तऋषि की यहाँ पे बात की गई है। सप्त का मतलब सात, ऋषि का मतलब संत, और ये 7 तारों का एक समूह है, जो कि आपको चित्र 1.1 में, यानी ये जो चित्र है ध्रुव तारे वाला, इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। ये ध्रुव तारा है, बिल्कुल उत्तर दिशा में है, और ये सप्तऋषि 7 तारे हैं इनके। आगे बात करते हैं। इसकी हमने बात कर ली, प्राचीन समय में ध्रुव तारा की बात हमने कर ली है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में हमेशा दिखाई देता है। आगे बात करते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। यानी कुछ जो आकाश में रात के समय जो टिमटिमाते हुए तारे हमें दिखाई देते हैं उनको खगोलीय पिंड भी कहा गया है। तो उनमें कई जो ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिसमें खुद की स्वयं की प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यानी वे दूसरे जो तारे होते हैं उनके प्रकाश से या तारों के प्रकाश से चमकते हुए दिखाई देते हैं। यानी वो खुद, उनमें कोई शाइनिंग नहीं होती, कोई चमक नहीं होती, कोई प्रकाश नहीं होता। वे क्या होते हैं, दूसरे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यानी जो दूसरों के प्रकाश से चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ये ग्रह किसे कहते हैं, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश से ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे पिंडों को या ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह, जिसे अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहा गया है, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा गया है, प्लेनेट कहा गया है। ग्रीक भाषा की, और ये ग्रीक भाषा के, ग्रीक एक अलग लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है वैसे ग्रीक एक अलग भाषा है। अलग भाषा के प्लेनेटाई, मैं इसको दोबारा से आपको बता देता हूँ। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। ठीक है, तो प्लेनेट शब्द है वो किससे बना है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। एक तो देखो परिभ्रमण होता है, एक परिक्रमण होता है, तो दोनों में अंतर होता है। अर्थात चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक और परिभ्रमक तो हो गया घूमने वाला चारों ओर। अब इसमें 2 चीज़ें और हो गई, कभी अलग से उसमें वीडियो हम बनाएंगे। एक तो है परिभ्रमण,
परिभ्रमण, और दूसरा होता है परिक्रमण। ये दो चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये परिभ्रमक की बात, परिभ्रमक का मतलब है जो परिक्रमा या परिभ्रमण करता है, ठीक है। परिभ्रमक हो गया अर्थात चारों ओर घूमने वाले। जैसे हम मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो हम परिभ्रमक हो गए, घूमने वाले हो गए चारों ओर, ठीक है। मंदिर की चारों ओर की परिक्रमा है उसको परिक्रमण कहते हैं। और जब हम अपने ही अक्ष पे एक ही स्थान पे घूमते हैं, यानी वहाँ से किसी के दूसरे के चारों ओर चक्कर न लगा करके बल्कि अपने ही चारों अपने ही अक्ष पे हम घूम जाते हैं तो उसको परिभ्रमण कहते हैं। तो इसके बारे में अलग से हम बात करेंगे, अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको स्पेशल एग्जांपल से इसके बारे में बता दूंगा, समझा दूंगा। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये ग्रह है, यानी पृथ्वी क्या है, ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश या ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। कहने का मतलब सूर्य से हमें जो प्रकाश और गर्मी मिलती है वो पृथ्वी पर जो गर्मी और प्रकाश आता है वो सूर्य की वजह से आती है। यानी सूर्य का प्रकाश है खुद का, लेकिन पृथ्वी का कोई भी स्वयं का प्रकाश नहीं है, कोई भी ऊष्मा इनकी खुद की नहीं है। ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है या दिखाई देता है, या सूर्य के प्रकाश से ही हमें जो गर्मी ऊष्मा मिलती है, तापमान मिलता है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, यानी पृथ्वी के नज़दीक का तारा कौन सा है, सूर्य है, जिससे हमें ज़्यादा ऊष्मा व प्रकाश मिलता है। पृथ्वी की सबसे अधिक दूरी जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की चमकती हुई प्रतीत सतह वो दिखाई यहाँ से दे देती है। तो ये कुछ रोचक चीज़ें हैं, टाइम मिले तो आप इनको भी पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी जानकारियाँ इसमें दी होती हैं। आगे बात करते हैं, ये बिल्कुल एक बहुत ही सुंदर चित्र इसमें दिखाया गया है जिसमें सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो जितने भी ग्रह हैं उन सभी को दिखाया गया है। यानी कुल जो 8 ग्रह हैं दूरी के हिसाब से इनको बताया गया है यहाँ पे। ये हमारा जो सूर्य है, ये सूर्य है, और इनके बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी का मंगल है, बृहस्पति है, ये सारे ग्रह वो दिखाए गए हैं। तो ये नीचे इसके डायग्राम में इसकी दूरी भी दिखाई गई है, यहाँ पे अच्छा सा चित्र इसमें बनाया गया है। आगे हम बात करते हैं सौर मंडल के बारे में। तो देखिए टाइम मिले तो आप इन चीज़ों को भी जरूर पढ़ना, आपके पास ये सारी जानने वाली चीज़ें हैं। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अच्छी चीज़ें इसमें बताई गई है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सौर मंडल के बारे में। थोड़ी सी इसमें पहले हम बात करते हैं पृथ्वी का जो उपग्रह है उसके बारे में। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है, और यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर का मतलब साथ चलने वाला, और इसके चारों ओर चक्कर भी लगाता है। यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं। यानी पृथ्वी को 7 जोड़ दें तो 8 ग्रह बनते हैं, पृथ्वी को छोड़ दें तो अन्य 7 ग्रह और हैं जो सूर्य से प्रकाश या ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा व प्रकाश लेती है, वैसे ही बाकी जो अन्य 7 ग्रह हैं वो भी सूर्य से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। जैसे सूर्य का उपग्रह चंद्रमा है, वैसे भी कुछ ग्रहों के पास खुद के चंद्रमा भी हैं। आगे बात करते हैं सौर मंडल, ठीक है। अब सौर मंडल में सौर शब्द का मतलब है वो सूर्य से लिया गया है, शब्द की उत्पत्ति है वो इसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार कहते हैं जिनका मुखिया सूर्य है, ठीक है। तो अगर पूछ ले आपसे सौर मंडल किसे कहते हैं तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और हमें सौर परिवार का इसको नाम दिया गया है, यानी इसी को सौर परिवार कहा गया है, जिसमें ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, नक्षत्र, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड सभी आ जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा सब कुछ। तो ये सबको मिला करके इसको क्या कहा गया, सौर परिवार कहा गया है। और इसका मुखिया कौन है, मुखिया इसका सूर्य देवता है, ये सूर्य है। आगे हम सबसे पहले जो बड़ा है, सबसे मुखिया है, उसी की बात कर लेते हैं, सूर्य की। सूर्य सौर परिवार के या सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल हमेशा सौर मंडल को बांधे रहता है। यानी पीछे जो डायग्राम दिखाया गया था ये वाला, ये सबके केंद्र में स्थित है, और इसका जो खिंचाव है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए बाकी ग्रह हैं वो इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, इसकी ओर खिंचाव महसूस करते हैं। आगे बात करते हैं सूर्य सौर परिवार का
सौर परिवार के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी जो सौर मंडल है उसमें सूर्य ही एकमात्र स्रोत है। स्रोत का मतलब सोर्सेज है जिससे हमें ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। ठीक है, यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। अब ग्रह की बात करते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे सबसे जो नज़दीक है बुध है और सबसे दूरी पर है वो नेपच्यून है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो 8 ग्रह हैं और दूरी के हिसाब से सबसे जो नज़दीक है बुध है और सबसे दूर है वो नेपच्यून है। आगे बात करते हैं। इसकी ट्रिक भी दी गई याद करने की, तो आप अपने तरीके से कोई भी ट्रिक इनकी बना सकते हो। आगे जानने वाली बात है कि आप जानते हैं रात में आसमान हमेशा मनुष्य देखकर मोहित हुआ है, तो इस तरह क्यों है, क्या इसमें कारण है, जो काफ़ी अच्छी रोचक चीज़ें हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पथ का मतलब मार्ग, रास्ता। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीर्घवृत्ता का मतलब ऐसे वृत्त की तरह, बड़े वृत्त की तरह आपस में जुड़े हुए हैं, तो दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, वे कक्षा कहलाते हैं। अगर पूछ ले कक्षा किसे कहते हैं, तो सौरमंडल में सभी ग्रह एक निश्चित मार्ग पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये सभी दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। इसी मार्ग को कक्षा कहा गया। कक्षा का मतलब यहाँ क्लास से नहीं है, आपकी क्लास से नहीं है, बल्कि कक्षा का मतलब यहाँ सौरमंडल का के सभी जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी मार्ग को कक्षा कहा गया है। यानी जिस मार्ग से, जिस रास्ते से वो चक्कर लगा रहे हैं, जिस दिशा से होकर के, जहाँ से होकर के, उसी को कक्षा कहा गया है। सिंपल भाषा में अगर कहें तो बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। ठीक है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। अगर बात करें तो कहता है भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में बुध ग्रह को कितने दिन लगते हैं? 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा गया है? शुक्र ग्रह को, क्योंकि इसका आकार या आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। यानी इसकी जो हाव भाव गुण कह सकते हो, एक प्रकार से वो पृथ्वी से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जीवन संभव है वो नहीं है पृथ्वी के समान। आगे बात करते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सिरस तथा प्लेटो बोने ग्रह कहे जाते हैं। यानी पहले जो हमारे जो 9 ग्रह थे उसमें प्लूटो भी शामिल था, लेकिन अभी वर्तमान में इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, बल्कि खगोलीय पिंड के आकार में ही है ये सिरस जैसे, तो इनको क्या कहें? बोने ग्रह भी कहे जाते हैं। तो अगर पूछ ले प्लेटो को क्या कहा जाता है? ये बोना ग्रह। बोना का मतलब छोटा, ठीक है ना, जिसको हाइट में, जैसे कई बार मनुष्य काफ़ी लंबा होता है, कोई नॉर्मल हाइट के होते हैं, लेकिन कईयों की हाइट बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो उनको क्या कहते हैं? बोना कहा जाता है। बोना का मतलब जो छोटे होते हैं। तो ठीक है, तो बोने ग्रह कौन सा हो गया? हमारा प्लेटो है, उसको बोना ग्रह कहा गया है। सिरस भी इसमें नाम दिया गया। खगोलीय पिंड भी इनको कह सकते हो प्रकार से आप। आगे बात करते हैं। पृथ्वी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पृथ्वी, क्योंकि ये सबसे मुख्य ग्रह है और यहाँ पे जीवन पाया जाता है मनुष्य के जीने के लिए। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा बड़ा ग्रह है। पहला बुध है, ठीक है, और इसके बाद में अगर बात करें, बुध के बाद में सबसे दूरी पे जो ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल ग्रह का नाम आता है, फिर शुक्र बृहस्पति का नाम आता है, ठीक है, उसके बाद शनि, उसके बाद नेपच्यून। ये 7 जो ग्रह हैं वो है। उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून, ये आते हैं। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और आकार की बात करें दूरी के हिसाब से तो तीसरा है, लेकिन आकार में बात करें तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा गया है। यानी पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति है वो अंडाकार भी कह देते हैं इसको, लेकिन जो रियल इसका जो नाम है, सही इसका जो नाम भू आब है। भू आब का वैसे मतलब होता है अपने जैसी, यानी वैसे पृथ्वी की आकृति किसी से नहीं मिलती। जिस तरह से मनुष्य का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता हूबहू, वैसे ही पृथ्वी का जो आकार है, चेहरा है, वो दूसरे किसी भी ग्रह से, किसी से भी नहीं मिलता। इसलिए इसको क्या कहा गया है? भू आब, यानी अपने जैसा, जिसके जैसा कोई ना हो, उसको पृथ्वी कहा गया है। लेकिन ये आकार में शुक्र के जैसी है, इसलिए शुक्र और उसको जुड़वां ग्रह भी कहा गया है। आगे, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं।
न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी है। यानी कहने का मतलब हमारे सौरमंडल के में सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी है, सबसे अद्भुत ग्रह इनको इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे जीवन योग्य जो सारी सुविधाएं हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसके 2/3 भाग में क्या है, पानी है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो पानी, क्योंकि अगर मान लीजिए इतनी बड़ी पृथ्वी है तो इसके 2/3 भाग पे, यानी ये 70% इसका भाग लगभग हो गया, इस पे पानी है और यहाँ पे जो है वो धरातल है। तो इस जो अत्यधिक पानी वाला क्षेत्र होने के कारण ही इसको क्या कहा गया है, नीला ग्रह, क्योंकि आकाश से देखने पर जो इसका रिफ्लेक्शन है उसके कारण ही ये क्या है, एक प्रकार से नीला दिखाई देता है। ठीक है नीला नहीं, लेकिन इसको नीला दिखाई देता है आसमान से इसको देखते हैं तब, क्योंकि अत्यधिक भाग पे क्या है, पानी है। आगे चंद्रमा की बात करें, ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी जानकारियाँ यहाँ पे दी गई है अभी इसके बारे में। इसके बाद रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रांग है सबसे पहले चंद्रमा पे कदम रखा था। ठीक है, और विश्व का सबसे पहला आदमी जिन्होंने 1969 में 20 जुलाई 1969 में चंद्रमा पे कदम रखा था पहला। क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया था? राकेश शर्मा का नाम आएगा, आप सब जानते होंगे, राकेश शर्मा नाम आएगा यहाँ पे। काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मैं कहूँ, ये भी काफ़ी अच्छी जानकारियाँ, पढ़ लीजिए इसको। आगे चंद्रमा की बात करते हैं हम। चंद्रमा, पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र है, वो क्या नाम है उसका, चंद्रमा। इनका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4। ये चंद्रमा का चित्र आपको दिखाया गया जो अंतरिक्ष से लिया गया है। इसका इतना बड़ा प्रतीत होता है, यह इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ठीक है, तो बाकी खगोलीय जो पिंड है उनसे कम दूरी पर है, इसलिए इसे बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। 15,000 किलोमीटर दूर जो हमारा सूर्य देवता है उससे कहीं कम दूरी पर है ये। हालांकि आकार में बहुत छोटा है चंद्रमा सूर्य के या पृथ्वी के, लेकिन फिर भी ये बड़ा दिखाई इसलिए देता है क्योंकि ये ज़्यादा दूरी पे नहीं है। ठीक है, आगे देख सकते हो आप। अच्छी जानकारी यहाँ पे एक तो ये है। दूसरी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में, यानी लगभग 27 दिन में ही यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसीलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं। ये तो हो गई पृथ्वी, ये है सपोज करो चंद्रमा। ठीक है, अब चंद्रमा धीरे धीरे करके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा देता है, कितने दिन में, 27 दिन में। और इस गतिविधि को क्या कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर सूर्य लगाता है इसको क्या कहते हैं, परिक्रमण। क्या कहते हैं, परिक्रमण। ये पृथ्वी की परिक्रमण गति है। आगे अगर बात करते हैं, और अपने ही अक्ष पे जब घूमता है इसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण कह देते हैं। अपने ही अक्ष पे, यानी ये चंद्रमा है, ये अपने ही अक्ष पे घूम जाता है ऐसे करके, तो ये क्या हो जाता है, परिभ्रमण हो जाता है एक प्रकार से। क्षुद्र ग्रह की अगर बात करते हैं, ये बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो कहते हैं तारा, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त आकाश में असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं और ये पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ये इस तरीके की जो आकृति है इनकी, क्षुद्र ग्रह। उल्का पिंड भी इसी तरीके का एक टॉपिक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी से इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, यानी लगता है कि पृथ्वी पर गिर जाएंगे। और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और कभी कभी उल्का पूरी तरीके से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गहरे गड्ढे भी बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आकाशगंगा की बात आती है। ये चीज़ जो दिखाई दे रही है आकाशगंगा है।
खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा होगा। यह लाखों तरह तारों का समूह है, यानी आकाश में हमें लाखों तारों का एक समूह दिखाई देता है। उस समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहा गया है। ठीक है, तो यह पट्टी है वो आकाश गंगा कहलाती है। यह हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात कर लेते हैं। आगे ब्रह्मांड एक टॉपिक और है हमारा छोटा सा। आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। और हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है एक। ठीक है, तो आपको एक चित्र दिखाता हूँ मैं, इसके माध्यम से हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। ये जो है, यहाँ पे हम मनुष्य निवास करता है, यानी पृथ्वी है। पृथ्वी हमारे जो सौरमंडल है, यानी ये सौरमंडल हो गया, पृथ्वी ये हो गई हमारी। हम क्या है? इस सौरमंडल का एक भाग है। और सौरमंडल किसका भाग है? आकाश गंगा का एक भाग है। और आकाश गंगा किसका भाग है? पूरे ब्रह्मांड का एक पार्ट है। कहने का मतलब अब हमारा जो संबंध है वो सीधा ब्रह्मांड से है, क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते हैं और पृथ्वी है वो सौरमंडल का एक भाग है। सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है और आकाश गंगा ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है, तो ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर हमें विचार करना है, सोचना है किस तरीके से ब्रह्मांड का और हमारा मनुष्य का जो संबंध है वो है। आगे इनके सारे अभ्यास के क्वेश्चन आंसर आते हैं, या जो मैंने मुख्य क्वेश्चन इसमें बता दिए आप लोगों को। फिर भी बाकी जो क्वेश्चन इनके बचते हैं उनके ऊपर डिस्कस फिर से करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर ले सकते हैं अपने अध्यापकों की सहायता से, या एनसीईआरटी की जो बुक है उनकी सहायता से आप इनको देख सकते हो। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।